हमने वो वापसी का जो सफ़र शुरू किया हुआ है उसको कुछ देर के लिए रोकना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सी दवाएं हैं जो रोज़मर्रा में मज़कूर नहीं हैं, बात चलती रही है उनकी, मगर वो पढ़ाई नहीं जा सकी थी। अब जो लिस्ट बनवाई है वो तो काफ़ी लंबी है। हैं? कितनी बनाई है आपने? 60? हैं? तो उसमें से 12 तो मैंने तैयार कर ली हैं, और ये अमेरिका जाने से पहले पहले इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इन 12 को ख़त्म कर लें, और फिर जब मुकम्मल हो जाएंगी फिर दोबारा वापस आना पड़ेगा जहाँ से छोड़ा है। लेकिन जो बात चल चुकी है आँख की बीमारियों से मुतालिक उसको पहले पूरा कर लेते हैं, वो ख़त्म करके फिर हम दवाओं का जिक्र शुरू कर देंगे। इम्तियाज़ साहब, क्या हाल है आपका? ठीक है? आपकी नज़र का क्या हाल है? पहले से कुछ बेहतर हुई कि नहीं? 10% ठीक हो रही है। ठीक हुई है। क्या दे रही हैं आरफ आपको? मुख्तलिफ किस्म की दवाइयाँ दी जाती हैं। अच्छा, और इसमें रूटा का भी बहुत असर है अच्छा आँख के ऊपर, और लोगों को अमूमन गलतफहमी है कि ये सिर्फ नज़दीक की नज़र के लिए होती है, हालांकि इसकी अलामतों में दूर की पहचान का बिल्कुल कलअदम हो जाना, या इतना फॉगी कुछ ऐसे धुंधला हो जाना कि इंसान कुछ फासले से शख्स को पहचान न सके, वो दूर की नज़र की कमज़ोरी है, लेकिन रूटा में दी हुई है। इससे साफ पता चलता है कि ये खाम खा होम्योपैथ में पॉपुलर मशहूर हो गई, बात मशहूर हो गई आम, कि नज़दीक के लिए रूटा और दूसरी चीज़ों के लिए दूसरी दवा। समझे? रूटा भी इस्तेमाल हो सकती है टॉनिक के तौर पर, बहुत चोटी की दवा है आँख के टॉनिक के तौर पर। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं जहाँ से छोड़ी थी आँख की बीमारियाँ। नेट्रम फॉस यहाँ तक पढ़ लिए? अच्छा, इसमें आमतौर पर ड्राइनेस होती है नेट्रम फॉस की तकलीफ़ों में, जबकि नेट्रम सल्फ की तकलीफ़ें ज़्यादा भीगी हुई होती हैं। तो निस्बतन आँख की बीमारियों में खुश्की हो मगर डिस्चार्ज भी होते हैं, बावजूद इसके कि आँख खुश्क दिखाई दे, किनारों से कुछ न कुछ डिस्चार्ज होते रहते हैं। ग्रेनुलर लिड्स, जिस तरह वो आँख के छप्पर पलट के देखें तो अंदर दानेदार जख्म दिखाई देंगे। इसमें एक ऐसी तकलीफ है जिसका दाएं आंख से सिर्फ ताल्लुक है, वो है कि पढ़ते वक्त अगर सिर्फ दाएं आंख फड़के तो उसमें नेट्रम फॉस को अवलियत देनी चाहिए। आंखों के फड़कने का जिक्र तो मुख्तलिफ दवाओं में मिलता है, लेकिन पढ़ते वक्त और दाएं आंख, ये दो चीज़ें नेट्रम फॉस को खास कर देती हैं। और इसमें फिर भेंगापन भी पाया जाता है, छप्पर फूल जाएं वो भी नेट्रम फॉस के दायरे में दाखिल है। एक खसूसियत से वक्त के एतबार से इसकी पहचान ये है कि फ्लिकरिंग बिफोर द आइज, मॉर्निंग ऑन राइजिंग, सुबह जब उठता है इंसान उस वक्त फ्लिकरिंग हो, या फिर एट 5 PM, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। शाम को 5 PM और दिन के वक्त सुबह उठने पर आंखों के सामने फ्लिकरिंग सी कुछ महसूस हो। गैस लाइट में तकलीफ बढ़ जाती है। नेट्रम सेल्फ में फोटोफोबिया, ये नेट्रम फॉस के मतलब मोटी मोटी जो बातें हैं वो बता दी। नेट्रम सेल्फ में फोटोफोबिया नुमाया है जो कि नेट्रम फॉस में नहीं है। लेक्रीमेशन बहुत ज़्यादा, और एक पहचान लेक्रीमेशन के साथ आँखों का यरकानी होना है,
नेट्रम सल्फ की जो आंखों की तकलीफ़ें हैं उनमें पानी बहे, पीप बहे, जो भी हो, उसके साथ एक यरकानी सा रंग ज़रूर दिखाई देता है, जिसका मतलब है कि जिगर साथ मुतासर हो चुका है। और ग्रीनिश डिस्चार्ज भी बता रहा है कि इन्फ्लेमेशन जो है वो ख़तरनाक है और हर किस्म के जरासीम उसमें दाखिल हो गए हैं। डिस्चार्जेस आमतौर पर ग्रीन उस वक्त होते हैं जबकि एक से ज़्यादा किस्म के बैक्टीरिया हमला कर रहे हों, वरना शुरू में ग्रीन नहीं हुआ करते। जब बीमारी बढ़ जाए तो इसी तरह पेचिश भी जब ग्रीन हो जाए तो उसका मतलब है कि ज़्यादा ख़तरनाक हो गया मामला। नेट्रम सल्फ में ये ग्रीन डिस्चार्जेस का जिक्र मिलता है और जाहिर बात है कि सुबह लिड्स जुड़े हुए होंगे, तो ऑफ्थेल्मिया की एक रोज़मर्रा की बड़ी हुई शक्ल में अगर वो कुछ जल्दी सी आंख में आए या देखने में यरकान का एहसास हो, फिर नेट्रम सल्फ जरूर शुरू कर देनी चाहिए। फास्फोरस आंख की बीमारियों में जिनका आसाब से और नज़र वगैरह से ताल्लुक़ है, उनमें खुसूसियत से और ज़ाहरी जिस्मानी बीमारियों में भी बहुत अहम मकाम रखती है और फास्फोरस के बगैर बाज़ तकलीफ़ों में बीमारियों पर काबू पाना मुश्किल है। इसकी जो नज़री खराबियां हैं उनमें स्पॉट्स ज़ाहिर होते हैं, सबसे पहले तो सुर्ख रंग के भी और सब्ज़ रंग के भी और स्याह भी और नीले का मुझे पता नहीं, देखता हूँ उसमें लिखा हुआ है कि नहीं, ग्रे और इंसिपिएंट कैटरेक्ट। इंसिपिएंट का क्या तर्जुमा करेंगे डॉक्टर साहब? ऐसा कैटरेक्ट जो आमतौर पर ज़ाहरी तौर पर छिलका धुंध के अंदर बन जाता है ना, धुंधला सा सॉलिडिफाई हो जाता है लेंस, वो उसमें अगर रुझान हो ख़तरनाक बीमारियों की तरफ, मसलन अगर उसका कैंसरस रुझान हो या और कोई गहरी तकलीफ़ें जो खून के साथ ताल्लुक़ रखती हों, तो ऐसा कैटरेक्ट जो है उसके साथ हमेशा आँख की सोजी, सुर्खियाँ और कई चीज़ें शामिल हो जाया करती हैं, तो उसको कहते हैं इंसिपिएंट कैटरेक्ट। उसमें फास्फोरस बहुत अच्छी दवा है। और सबसे अहम इसका जो है ना इस्तेमाल वो पैरालिसिस ऑफ द ऑप्टिक नर्व में है। ऑप्टिक नर्व का जो पैरालिसिस है उसका कोई इलाज एलोपैथी में नहीं, और वो ऐसा मरीज जिसकी पीछे जो नर्व है जो कॉर्ड पैगाम पहुंचाती है आंख का दिमाग तक, उसमें अगर खराबियां पैदा हो जाएं तो वो कहते हैं बस गई, अब नजर गई, इसका हम कोई इसकी वापसी नहीं हो सकती। फास्फोरस इसमें भी मुफीद है और कान के एसिड डेफनेस में भी मुफीद है, जिसको कान का ऑडिटरी नर्व से ताल्लुक हो। इसलिए नर्व्स के लिहाज से फास्फोरस को एक गैर मामूली अहमियत हासिल है, क्योंकि नर्व्स की अज्जा में शामिल है ये, और फास्फोरस का तवाज़ुन बिगड़ना नर्व्स में वो खराबियाँ पैदा कर सकता है। और स्पेसिफिक इलाज है अगर बिजली चमके या बिजली से के झटका लगे और नज़र गायब हो जाए, बिजली का कड़का हो और उसके गैर मामूली चमक से या अमलन बिजली लग जाए, तो उसका फास्फोरस से इलाज है। फिर अगर फास्फोरस काम ना करे फिर दूसरी दवाएं देखें। पहला जहन दिमाग तो पहला दिमाग में ख्याल फास्फोरस की तरफ जाना चाहिए, और इसको मैंने तजुर्बे में देखा है, ऐसी जो असाबी कमजोरियों की बीमारियां हैं उनमें गैर मामूली अहमियत की दवा है फास्फोरस, और जब काम करता है तो हैरत होती है, जो डॉक्टर नामुमकिन कह चुके हों उसमें भी जब फास्फोरस काम शुरू कर दे तो देखते देखते मुमकिन बना देता है।
यानी अल्लाह ताला ने सलाहियत ये बख्शी हुई है इसको। रेटिना की इंफॉर्मेशन पर भी इसका असर है और विट्रियस ह्यूमर की ओपेसिटी में मुफीद है। थर्ड नर्व गालबन ये बाईं तरफ की का जो पंजा है उसको कहते हैं, दोनों तरफ की थर्ड ही कराती है। मैं दाईं तरफ में कह रहा था। थर्ड नर्व में फास्फोरस बहुत मुफीद है, थर्ड नर्व के न्यूरोलजिया में। लेकिन मेरे तजुर्बे में दाईं तरफ का न्यूरोलजिया खास तौर पर है, जिसके मुतल्लिक तमाम कोशिशें एलोपैथी की नाकाम हो चुकी थी और शदीद तकलीफ थी। फास्फोरस 30 ने आधे घंटे के अंदर अंदर इफाका कर दिया। वो मरीज फिर बिल्कुल ठीक है। जब भी दोबारा औत कर आता है मर्ज तो वही 30 काम आ जाता है। अब कुछ अरसे से वैसा काम नहीं करता, इतना लंबे अरसे का फायदा नहीं देता, तो मैंने उसको 200 का कह दिया कि 200 शुरू कर दो। फास्फोरस में पोटेंसी के मतलब एहतियात करनी चाहिए। रोजमर्रा के आसाबी तकलीफों में तो फास्फोरस और मेदे वगैरह की तकलीफों में 30 में बेहतरीन रहती है। सिल के मादे में भी 30 में ठीक रहती है। तो अक्सर मैंने इससे छोटी ताकतों में ज़्यादा फ़ायदा उठाया, 30 से 200 तक बस। उससे ज़्यादा बाज़ दफ़ा ज़्यादा गहरा असर कर जाती है और फ़ायदे की बजाय नुकसान पहुँचा देती है। लेकिन जहाँ कैंसर इतना गहरा जा चुका हो कि उसको वो हमें इंतज़ार ही नहीं करवाएगा लंबा और बहुत गहरे असरात कर चुका हो, वहाँ 30 से शुरू करें। लेकिन अगर काम ना करे तो 200 दे के देखें, मगर अगर फिर भी ना करे तो ज़रूरी नहीं कि फास्फोरस नाकाम रहा हो, फिर ऊंची ताकत में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह मसाने के कैंसर में ये चोटी की दवा है, इसे मैंने अक्सर 30 में इस्तेमाल किया, मुफीद देखा है। लेकिन सिलीशिया वहाँ 30 में काम नहीं करती, सिलीशिया CM में देनी पड़ती है। और प्रोस्टेट में भी फास्फोरस मुफीद है लेकिन 30 में, और सिलीशिया मुफीद है 1 लाख में। तो एक दफ़ा दे दें और फिर रिपीट ना करें, सिवाय इसके कि कुछ अर्से के बाद महसूस हो कि कमी फिर ख़राबी पैदा हो रही है। फिर अगर इंटरडोज करें सल्फर के साथ और वो भी फिर CM में देनी पड़ती है, तो फिर ये यानी सिलीशिया दोबारा फिर कुछ अर्से के बाद रिपीट की जा सकती है। और ओवर रेपिटेशन अच्छी नहीं है सिलीशिया की, एक दफ़ा काफ़ी है। फिर बाज़ केसेस में एड्स वगैरह में ये महीने में 1 दफ़ा देनी पड़ी है, या 2-3 हफ्ते के बाद भी 1 दफ़ा रिपीट करवाई है, वो टॉलरेट कर लेता है मरीज़। लेकिन आम दवाओं में अगर जल्दी देंगे तो नुकसान पहुँचाएगी, और ख़ास तौर पर सिल में फेफड़े की तकलीफ़ें हों, तो उसमें सिलीशिया को बहुत ऊंचा देना वैसे मुनासिब नहीं। लेकिन यहाँ जो मैं केस बता रहा हूँ, कैंसर के ताल्लुक में सिलीशिया छोटी ताकत में काम नहीं करती, ऊंची में करती है। और फास्फोरस छोटी ताकत में मुसलसल देना ज़्यादा मुफीद साबित होता है। बस नर्व्स की जो आंखों की खराबियाँ उसमें भी याद रखें, 30 पोटेंसी में फास्फोरस अच्छा काम करेगा। और मेलिग्नेंट ग्रोथ जो है आंख के अंदर, मैंने जिक्र किया था मगर अभी पढ़ा नहीं था, इसमें ये लिखा हुआ है, इट इज़ वेरी यूजफुल रेमेडी इन मेलिग्नेंट ग्रोथ इन्वॉल्विंग द आई। तो आंख के कैंसर के लिए चोटी की दवा है, जो बहुत ही खतरनाक चीज़ है। आंख के कैंसर में अगर एक आंख रिमूव भी कर देंगे आप तो दूसरी में चला जाएगा, और फिर ये एक दफ़ा चाकू लग जाए तो सवाल ही नहीं फिर नजर ठहरने का। एक डेरा निकलेगा तो फिर दूसरा डेरा भी निकालना पड़ेगा। इसलिए डॉक्टर कह देते हैं जी ये ऑपरेशन कर देते हैं, उनको पता है बीच में से कि सिर्फ वक्ती तौर पर टाला जा रहा है मरज़ को। लेकिन फास्फोरस खुदा ताला के फजल से इफेक्टिव है कैंसर में। बारहा मैंने देखा है 30 में ही मुसलसल दिया जाए कुछ कुछ वक्फा डाल के, तो खुदा के फजल से बहुत फायदेमंद साबित होता है। फाइटोलाखा आंख के लिए
किस चीज में मुफीद है। एक उसका फोटोफोबिया बहुत नुमाया होता है फैटुलाका में। लेकिन सोरनेस और बर्निंग और ये एहसास की जैसे रेत पड़ी हुई है, ये इसकी खास पहचान है। बाज़ आंखें बच्चे मलते हैं, उनसे पूछो तो कहते हैं बिल्कुल लगता रेत है अंदर, और ये एहसास आम बयान किया जाता है, कोई गैर इस्तिस्नाई वाक़या नहीं है, रोज़मर्रा की बात है। उसमें फैटुलाका मुफीद होगी। बर्निंग और रेत के ज़र्रों का एहसास और फोटोफोबिया। पिक्रिक एसिड किन बीमारियों में काम आएगी बताइए। पिक्रिक एसिड असल में असाबी तकलीफ की असाबी दवा है। इस मामले में वो तमाम बातें जो नर्व्स के ऊपर बद असर डालती हैं और उसकी वजह से एक नर्वस एग्जॉस्टन हो जाती है। यानी क्या कहते हैं नर्व्स का, हमने क्या तर्जुमा किया हुआ है? असाबी रेशे। हाँ, असाबी रेशे। असाबी रेशे जो हैं वो जब जवाब दे जाएं या जवाब दे रहे हों तो उसमें पिक्रिक एसिड आंख के लिए बड़ी मुफीद साबित होती है। फाइन प्रिंट पढ़ें और उससे आपको पता है इसमें कोनियम मशहूर है फाइन प्रिंट की तकलीफों में, बारीक प्रिंट से गौर से पढ़ने से। और विजन के जो बद असरात हैं जिसमें एग्जॉस्शन हो असाब की, उसमें पिक्रिक एसिड फायदेमंद है। और उसमें एक और दवा बहुत फायदेमंद है, वो ओनोस्मोडियम है। पिक्रिक एसिड में आंख का पर जोर लगाया जाए तो सर दर्द नहीं होता, मगर ओनोस्मोडियम में सर दर्द होता है। तो अगर गौर से पढ़ा जाए, मेहनत की जाए आंख की, और सर दर्द शुरू हो जाए, उसमें ओनोस्मोडियम भी बहुत अच्छी दवा है और मिलीफोलियम भी। मैंने भी खाई थी हैं? ओनोस्मोडियम में, तो खाते ही एकदम आराम आया। अच्छा अच्छा। और मिलीफोलियम भी अगर सुर्खी ज़्यादा हो और सर दर्द में तब्दील हो जाए पढ़ने की कोशिश, और तलबा के लिए बड़ी मुफीद देखी है मैंने। जिन तलबा को स्कूल में पढ़ने से या घर में भी पढ़ने से सर दर्द शुरू हो जाता है, उनको मिलीफोलियम दें तो खुदा के फजल से बड़ी जल्दी ठीक हो जाते हैं। अगर अकेली काम ना करे तो फिर ओनोस्मोडियम मददगार के तौर पर देनी चाहिए। और क्या, पिक्रिक एसिड इसमें मैंने कभी इस्तेमाल नहीं की, इसलिए मैं उसका पढ़ा तो वही रहा हूँ, मगर जिक्र मैंने दोबारा नहीं किया। तो मैं जिक्र नुमाया करता हूँ अपने तजुर्बे की वजह से करता हूँ। आँख की तकलीफों में पिक्रिक एसिड मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया। सोराइनम आँख की बड़ी बेहुदा सी तस्वीर बनाता है। लिड्स थिक हो जाते हैं और टर्न कर जाते हैं ज़रा से ऊपर को, और आईलिड्स गिर जाते हैं। ये जो टार्सल पोर्शन होता है जो आंख के किनारे का सारा, इसके अंदर जो बारीक मसल्स या ग्लैंड्स हैं उन पर इसका सोराइनम का नुमाया बद असर पड़ता है, और उसके नतीजे में जो रोज़मर्रा की तकलीफें वो तो होती हैं, अल्सरेशन, लक्रीमेशन यानी आंसुओं का बहना और गंदा पानी निकलना, ये सब चीज़ें मौजूद हैं। अगर सोराइनम की दूसरी इलामत मौजूद हो जो अमूमी बदनी इलामत है कि इसमें बदबू है, तो बदबू की सूरत में अगर ये इलामतें हों तो फिर ज़रूर फ़ायदा पहुँचाती है। रूटा आ गई। अब ये रूटा भी चोटी की दवाओं में से एक दवा है। जब भी आँख का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए और उसके नतीजे में कोई ख़राबी हो, उसमें रूटा अव्वलियत रखती है। और अगर वो मरीज जिसको रूटा की ज़रूरत है कुछ अर्सा बेइलाज के इसी तरह बीमारी में बढ़ता रहे
तो उसके विजन में मुस्तकिल खराबी होने लगती है और किसी एक जगह कंसंट्रेट नहीं कर सकता। फिर यानी जब भी पढ़ते पढ़ते वो प्रिंट नज़र से बाज़ दफ़ा गायब होता है तो जोर लगा के कंसंट्रेट करेगा तो उसके लिए मुश्किल पड़ेगी। तो आंख पढ़ते पढ़ते थक जाए, जो मेरे तजुर्बे में है वो ये है इसकी पहचान कि शुरू में फ्रेश आंख से पढ़े तो रूटा का मरीज पढ़ सकता है कुछ, फिर पढ़ते पढ़ते आंख थक जाए और फिर जवाब दे जाए, फिर मरीज को किताब या जो भी पढ़ रहा है उसको रख देना पड़े। ये रूटा की ख़ास पहचान है। और ऐसी सूरत में जो भी तकलीफ़ें नज़दीक की हों या दूर की, उन सब में रूटा मुफीद है। इसका जो इन्होंने किताबों में लिखा हुआ है, इस चीज़ को जो मैं बयान कर रहा हूँ वो इन अल्फाज में है, इन एबिलिटी टू कंसंट्रेट विजन ऑन ए पॉइंट। तो ये तो मुश्किल से पता चलेगा उस तरह, मगर जो मैं बात बताऊँ मरीज अक्सर बता देते हैं। पढ़ते पढ़ते आँख बहुत जल्द थक जाती, जब थक जाए फिर गौर से देखना पड़ता और दिखता नहीं। तो ये उस आखिरी हिस्से का जो बयान है उनका वो मुबहम सा है, जिससे आमतौर पर लोगों को पता नहीं चलता। इसमें कौन कौन सी दवाएं हैं जो ये दरअसल ये असाबी कमज़ोरी है, मगर कौन कौन सी वो दवाएं हैं जो काम करते। असाबी कमज़ोरी इन मानों में है कि जो मसल्स हैं जिन्होंने हमारे फोकस को दुरुस्त रखना है, रूटा में उन मसल्स की कमज़ोरी और थकावट की वजह से वाक़या होता है। और फास्फोरस में जो पिछले आसाब हैं जो पैगाम लेके जाते हैं, उनकी कमज़ोरी की वजह से ये होता है। इसलिए इसको पहचानना चाहिए अच्छी तरह, कहाँ क्या असर वाक़या हो रहा है। रूटा में तो कोई शुबा ही नहीं कि वो जो मसल्स उसको कभी उसका फोकल पॉइंट पीछे कर देते हैं, कभी आगे कर देते हैं, आँख को हर वक्त कंट्रोल में करते हैं। उनकी कमज़ोरी और थकावट, बल्कि बाज़ दफ़ा सारे आँख का ये पूरा हिस्सा, उसके आसाब की कमज़ोरी में रूटा बहुत मुफीद है। और उसके अलावा कुछ इन्फेक्शंस की बीमारियों में भी ये कारआमद है। मगर इस ताल्लुक में अर्जेंटम नाइट्रिकम को भी याद रखें। अर्जेंटम नाइट्रिकम यही इलामत रखती है जो रूटा की मैंने आपके सामने बयान की है। और इसके अलावा नेट्रम्योर है और ओनोस्मोडियम। ओनोस्मोडियम को मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। ओनोस्मोडियम की बहुत सी मुशाबहतें रूटा के साथ हैं और कुछ फास्फोरस से भी हैं। ये आँख से ताल्लुक़ में जो आसाब हैं, ओनोस्मोडियम में उनका दायरा ज़्यादा वसी है, रूटा में कम वसी है। रूटा में आँख के अंदर और इर्द गिर्द कंसंट्रेट करती है रूटा, और दर्द होगी तो माथे की ऊपर की दर्द होगी, या दर्द होगा तो ऊपर होगा। ओनोस्मोडियम सर और पीछे कंधे तक के तमाम आसाब पर असरअंदाज होता है। इसलिए ओनोस्मोडियम और इसकी पहचान ये है, फ़र्क ये है इन दोनों में कि ओनोस्मोडियम की तकलीफ भी आँख के आसाब से ताल्लुक़ रखती है, लेकिन उसका जो असर है वो वसी है, वो सर के पीछे से उतर कर दोनों कंधों और पीछे तक पड़ता है। और रूटा में आमतौर पर दर्द माथे के ऊपर और फ्रंट पर कंसंट्रेट करती है, क्योंकि इसकी असल बीमारी अंदर के मसल से ताल्लुक़ रखती है। इस तरह अगर आप इनको खूब अच्छी तरह समझ लें, दवाओं का असर वो कहाँ कर रही हैं, कैसे कर रही हैं, तो फिर याददाश्त की बड़ी आसानी हो जाती है। ये चीज़ जो है ना, ये खुद याद कराएगी। वरना ये सारी बातें कि ये भी मुफीद, ये भी मुफीद, मौके आने पर कुछ नहीं पता चलता क्या करना है। ओनोस्मोडियम देना है या पिक्रिक एसिड देना है या फास्फोरस वगैरह वगैरह। नेट्रम्योर भी एक बहुत अहम दवा है जो आँख में अक्सर काम आती है, और इसका ताल्लुक़ वो कैटरेक्ट से भी है। वो डक्ट्स जो पानी की
यानी आंसुओं की डक्ट्स हैं उनकी खराबी से नेट्रम का ताल्लुक है। और रोज़मर्रा की आँख की बीमारियों में नेट्रम में पानी बहुत बहता है गैर मामूली तौर पर। और एलर्जिक फिनोमिनॉन आँख के जो हैं वो भी नेट्रम के ज़ेर असर हैं। सर दर्द इसकी भी फैली हुई होगी ओनोस्मोडियम की तरह, लेकिन एक फ़र्क है, नेट्रम की जो सर दर्द है वो चोटों से पहचाना जाता है, उसको भूलना नहीं चाहिए। आँख के जिक्र में चूंकि डॉक्टर दोहराते नहीं, इसलिए ये नहीं पता चलता कि ओनोस्मोडियम का सर दर्द हो रहा है या रूटा का या किसी और का। रूटा का तो मैंने बताया ना, वो फ्रंटल हिस्से पे कंसंट्रेट करता है, ओनोस्मोडियम पीछे तक जाता है। और जलसीनियम भी उसमें काफ़ी मुशाबहत रखता है। लेकिन नेट्रम का सर दर्द ज़रूर चोटें रखता है, उसमें कहते हैं छोटे छोटे हथौड़े चल रहे हैं, उससे बिल्कुल साफ पहचाना जाता है। आँख में बहुत पानी आना, आँख के ज़ोर से चोटें पड़ना, और मिलीफोलियम पहचाना जाता है गैर मामूली सुर्खी के साथ। मिलीफोलियम में पानी का बहना कोई ख़ास मुशादे में नहीं आता, मगर जहाँ कंसंट्रेट किया हुआ लगता है कि सारा खून आँख के ऊपर जमा हो जाएगा। कबूतर की आँख की तरह बड़े ज़ोर से खून का इज्तिमा होता है, और पढ़ना छोड़ दें तो आप ही आप वापस हो जाएगा। बस इन्फॉर्मेशन का खून नहीं है, वो जो मसल्स हैं जो खून को कंट्रोल करते हैं, वो जब पढ़ने लगता है इंसान तो ज़्यादा भेज देते हैं उस तरफ, और उसका इलाज फाइटोलाका है ना, मिलीफोलियम। और मिलीफोलियम में खून का इखराज भी हो जाता है, ये भी याद रखना चाहिए। अगर मिलीफोलियम से इलाज नहीं करेंगे तो बाज़ दफ़ा आँखें ब्लीड करने लग जाती हैं। इसलिए बहुत एहतियात करनी चाहिए ऐसे बच्चों को जिनको स्कूल में सर दर्द हो और आँखें सुर्ख हो, मिलीफोलियम दें। अगर सर दर्द हो और आँखें सुर्ख ना हो बल्कि लैक्रिमेशन हो और चोटें हों तो नेट्रम दें। अगर चोटें ना हों और सारे सर पे असर हो तो ओनोस्मोडियम याद रखें। और अगर फ्रंटल हो सिर्फ और पढ़ने से उसका भी ताल्लुक हो तो फिर रूटा। ठीक है। अर्जेंटम नाइट्रिकम भी काम आती है, मगर उसकी कोई इम्तियाजी इलामत मेरे जहन में नहीं है जो मैं आपको बता सकूं। नेट्रम म्योर और अर्जेंटम नाइट्रिकम में बहुत सी बातें मिलती हैं, मगर जब मैं आपको मैं पढ़ा चुका हूँ अर्जेंटम नाइट्रिकम नहीं। अच्छा, अब उसकी बारी आएगी तो उसमें हमें कुछ मिल जाएंगी ऐसी चीज़ें। रूटा के मतलब एक और बात केंट ने ये लिखी है, रूटा इज एग्रेवेटेड फ्रॉम कोल्ड, वांट्स एवरीथिंग वार्म। रूटा में आंख के ऊपर भी ठंडी टकोर का फायदा होता है, गर्म का नहीं। लेकिन इन्फ्लेमेटरी हीट में रूटा काम नहीं करती। रूटा के मुतालिक मैं बता चुका हूँ ना कि अंदर के मसल्स की कमजोरी की वजह से सब कुछ हो रहा है। लेकिन इन्फ्लेमेशन हो अगर तो फिर बेलोडोना रूटा की बजाय ज़्यादा मुफीद होगा और मुतल्लक दवा होगी। रूटा में इन्फ्लेमेटरी प्रोसेसेस नहीं मिलते। इसका क्या नतीजा निकाला आपने? असाब को ठंड असाब को तस्कीन दे रही है, खून के रश के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं। समझ गए? रोजमर्रा की ऐसी इन्फ्लेमेशन जिसमें आंख के ऊपर इज्तिमा हो, खून का दबाव, ये जो अलामतें मैं बयान कर चुका हूँ, इनको छोड़कर रोजमर्रा की आम अलामतें जो हैं उनमें कौन कौन सी दवाएं आपके जहन में आएंगी?
कई दफ़ा बता चुका हूँ। एक्रोनाइट, बेलाडोना, यूफ्रेजिया, ये तीन का जो कम्बिनेशन है ये आपके दिमाग में पूरी तरह मुर्तसिम हो जाना चाहिए, नक्श हो जाए कि आगाज़ में जो भी इन्फ्लेमेशन हो, एक्रोनाइट, बेलाडोना और यूफ्रेजिया में से किसी की ज़रूरत पेश आएगी। एक्रोनाइट तो आंखें बंद करके दे दें, यानी मरीज़ की नहीं, अपनी आंखें बंद करके और वैसे हर इन्फ्लेमेशन के शुरू में एक्रोनाइट होती भी ठीक है, लेकिन अगर फियर बिल्कुल ना हो, मरीज़ जैसे बिल्कुल ठीक ठाक बैठे हो, तो फिर एक्रोनाइट की ज़रूरत नहीं है। फिर बेलाडोना बरह रास्त एक्रोनाइट का मुतबादिल भी है और ज़्यादा मुफीद कार्रवाई करेगा। अब ये जो एक औरतों का सिलाई करना और आंखों पर असर होना, यही वो चीज़ है जिसने अक्सर होम्योपैथ्स को रूटा के फ़वाइद से गाफिल रखा हुआ है और उसके आधे फ़वाइद तक नज़र है। ये एक ज़िमनी बात है। असल बात वही है कि जो असाब को कंट्रोल करने वाले मसल्स हैं, असाब को नहीं, आँख के अत्सा को, लेंस को, उनकी कमज़ोरी है जो ज़िम्मेदार है। उसमें नज़दीक की कंसंट्रेशन अब जो औरतें करती हैं सिलाई के वक्त, वो जो रोज़मर्रा के तजर्बे में आई हुई बात है, इसलिए उसको होम्योपैथ इतना नुमाया कर देते हैं कि हर हमारी इंसान समझता है कि इसका सिर्फ नज़दीक करीब की नज़र की कमज़ोरी से ताल्लुक़ है, हालांकि असल अदसे की कमज़ोरी से ताल्लुक़ है, जो दूर की भी हो सकती है, नज़दीक की भी हो सकती है। इसलिए दूर में इतना ज़्यादा कि पहचाना भी ना जाए आदमी। बाज़ दफ़ा ऐसे मरीज़ मिलते हैं जो मेरे कमरे में आके जब कुर्सी पे बैठे हों सामने तो पहचान नहीं सकते, फिर वो कहते हैं कि हमें इजाज़त हो हम करीब आके देखें। तो वो है रूटा का केस। और भी चीज़ों के होंगे मगर रूटा भी उनमें है। और औरतें जब या मर्द भी सिलाई पे जोर दें और करीब से काम करें तो उनकी आंखों में बर्निंग का एहसास होता है, और ये बर्निंग जो है बेलाडोना से ताल्लुक़ नहीं रखती, क्योंकि वही बात है, इसका इन्फ्लेमेशन से ताल्लुक़ नहीं है। वो असाबी कोई बेचैनी है जो बर्निंग पैदा करती है, वो ठंडी टकोर से उसका फ़ायदा होगा, लेकिन फौरी तौर पर तो आराम करवाना चाहिए। देखें, लिखता है मिस्टिनेस ऑफ साइट विद कंप्लीट ऑब्स्कुरेशन एट ए डिस्टेंस। तो साफ पता चल रहा है कि अदसे की खराबी है, नज़दीक हो या दूर हो। रेस्टॉक्स की क्या अलामत है जी? तौर पे नजर गायब हो जाती वो अंदरूनी तक, हाँ, विजन के साथ ताल्लुक़ रखती है। थकावट हो जाए, बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाए तो बस आधा विजन गायब हो जाता है, और फ्लिकरिंग बड़ी होती है रेस्टॉक्स में। लेकिन इन्फ्लेमेशन का ताल्लुक इसका मौसम से है ज़्यादातर। जब भी भीगा हुआ ठंडा मौसम होगा उसमें अगर तकलीफ़ें बढ़ें तो रेस्टॉक्स का इम्कान है कि रेस्टॉक्स ही मुफीद साबित हो। और इसकी आँखें, जब आँखें ख़राब हों और रेस्टॉक्स का केस हो तो उनमें एक्जीमे की तरह गर्म पानी का निकलना और वायलेंस आँख के ऊपर और गहरी तकलीफ़, उसमें गर्मी भी और ख़ारिश भी, ये जब पाई जाएं तो बाज़ दफ़ा मैंने देखा है एक खुराक ही 200 में रेस्टॉक्स की फौरी रिलीफ देती है। रेस्टॉक्स में खूबी है कि बाज़ दफ़ा फौरी असर दिखाती है, मगर ख़राबी यह है कि बाज़ दफ़ा भड़का देती है। तो दोनों तरफ का किस्सा है, वो पता नहीं इधर जाएगी या उधर जाएगी। वहाँ एक दफ़ा कादियान में और बचपन में एक बहुत चालाक शख्स था, उसकी एक शख्स दूसरे लड़के से, दो लड़के थे ना, लड़ाई हो रही थी, बातों की खूब जोर लड़ाई चल रही थी। तो एक ने अपने अब्बा को मुझे कहा कि मेरा अब्बा, वो तो तुम्हें ये थप्पड़ मारे ये तुम्हारा हो है? और
दूसरे ने कहा कि मेरा अब्बा जो है वो थप्पड़ तुम्हें मारे यहाँ से तो वलायत जाके तुम्हें होश आए। तो उसने फौरन कहा कि मैं वलायत जाने जाए, उसके ऊपर भी थप्पड़ मार दे। कहता मेरे इस बार कोई नहीं हो सकता, उल्टा थप्पड़ मार दे। उसने चीन पहुंचा दे वलायत की वजह। तो बहुत दिलचस्प लड़ाई थी, इसलिए दिमाग में नक्श हो गई। ये जो केस रस्टॉक्स का, इसका यही हिसाब है। एकदम ठीक भी कर देगा और एकदम एग्रावेशन भी कर देगा। एग्रावेशन हो तो फिर सब्र से काम लेना पड़ेगा, खुद ब खुद ठीक हो जाती है। और फिर ठीक हो जाए तो फिर बिल्कुल ठीक हो जाता है सब कुछ, मगर कुछ सब्र बताना पड़ेगा और पानी ना लगे, ये याद रखें। रस्टॉक्स की बीमारियों में अगर पानी लग जाए तो तकलीफ बहुत बढ़ जाती है। हैवी डैम्प मौसम की दवा और वाकईतन पानी से बड़ा सख्त रिएक्ट करती है। इसलिए एक्जीमे के केसेस में बाज़ दफ़ा मैं उनको कहता हूँ कपड़ा लपेट रखो, हफ्ता 10 दिन भी हाथ ना धोने पड़े तो मजबूरी है, मगर जब ठीक हो जाए फिर उसके बाद जितना मर्जी पानी लगाएं फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टेफिसेग्रिया आंखों में मीबोमियम ट्यूमर्स के लिए खसूसी शोहरत रखती है और इस नाम के साथ आमतौर पर जो ट्यूमर्स का ख्याल है वो लोगों को आता नहीं कि क्या चीज़ है। दरअसल जितने भी वो ऐसे डॉक्टर जिन्होंने कोई बीमारी पहली दफ़ा या कोई जिस्म के अज़ा का कोई हिस्सा पहली दफ़ा दरियाफ्त किया है कि ये उज़व, ये मसलन ग्लैंड आँख के या किसी जगह फलां जगह पाया जाता है, उसी नाम के ऊपर ये फिर उन बीमारियों या हिस्सों को रख देते हैं। मीबोमियम जो फिनोमेनन है उसका पाँव से भी ताल्लुक़ है और आँख से भी। आँख में मीबोमियन प्रॉब्लम जो हैं वो टार्सल ग्लैंड से ताल्लुक़ रखती हैं जो आँख के किनारे किनारे वाक़या हैं। और पाँव में जो ऊपर का हिस्सा है, छत पाँव की, उसकी बारीक हड्डियों का जो जाला है उसमें भी तकलीफ़ें हो तो इसको मीबोमियम कहेंगे। तो इसलिए ये अगर ये लफ्ज़ पढ़ाई में कहीं किताबों में आए तो याद रखना, ये मतलब है इसका। उसके ट्यूमर्स में ये मुफीद है स्टेफिसेग्रिया। आँख के किनारों के अंदर जो पीछे पीछे छोटे छोटे ग्लैंड्स हैं उनका कोई ट्यूमर हो जाए, और बाज़ दफ़ा होता है ट्यूमर, कई महीने बाज़ दफ़ा कई साल तक भी चलता है, ऑपरेशन करके निकलवाना पड़ता है। उसका इलाज स्टेफिसेग्रिया याद रखें अच्छी तरह, क्योंकि आमतौर पर उसका इलाज किताबों में नहीं मिलेगा। सीपिया की क्या इलामतें हैं, किसी को याद है? हाँ, सीपिया में भी ये ट्यूमर्स हैं जिसको मीबोमियम ट्यूमर कह रहे हैं। इसका दूसरा नाम लोग टार्सल ट्यूमर भी रखते हैं। तो सीपिया में भी मिलते हैं, ये बाद और जगह भी हैं, मैंने पढ़े हुए, गालबन फाइटोलाका में भी शायद हों, मगर इसमें तो नुमायाँ हैं स्टेफिसेग्रिया और सीपिया में भी। सीपिया की मैंने क्या आपको बताई हुई इलामत? मैंने कहा था इसमें हर जिक्र मिलेगा बीमारी का, इसलिए अपने दिमाग को परेशान न करें, सिर्फ ये याद रखें कि सीपिया का मिजाज है कि नहीं। कोई मरीज़, औरतें ज़्यादा मगर मर्द भी, जो कामों और बोझों और मुसलसल निगहदाश्तों के नतीजे में अचानक जवाब दे जाएं और थक के गिर जाएं, उसके बाद जो उनकी बीमारियां हैं वो जब तक सीपिया नहीं देंगे वो सही असर, उन पर कोई किसी दवा का असर नहीं होगा। और सीपिया का तकरीबन हर बीमारी में असर हो जाता है, इसलिए महज उसके असर को ज़िंदा करने के लिए नहीं, बराह रास्त ऐसे मरीज़ की बीमारियों के लिए सीपिया बज़ात खुद काफ़ी और शाफी दवा है खुदा के फजल के साथ। बस आँखों में भी हर चीज़ मिल जाएगी आपको। अब किस चीज़ को याद रखेंगे, और कोई भी तमीज़ और तफरीक करने वाली इलामत नहीं मिलेगी।
सिवाय उस मिजाज के जो मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि आपने आपको कुछ मिली है आपकी आंखों में आया है कुछ, बताएं क्या आया है? हाँ? फिर भी कुछ नहीं खास नहीं, कहना चाहते हैं? नहीं खास कुछ। हुजूर ने बोला वो जो एक औरत थी उसके दिमाग में ट्यूमर था, तो उसके हालात कुछ इस तरह के हैं, तो हो दे दो। सकता है। दे दो उसको, अच्छा सीपीए जरूर दो, उसकी दवाई में बात बनेगी। और सीपीए ऐसी सूरत में हाई देनी चाहिए, 1 लाख में दे दो बेशक, ठीक है। ऐसे मामले में स्टेफिसेग्रिया भी बहुत मुफीद होती है, लेकिन सीपीए बहुत गहरा असर करने वाली है स्टेफिसेग्रिया के मुकाबले पर। स्टेफिसेग्रिया में रोज़मर्रा की हर वक्त की जो छोटी छोटी बीमारियां मुसीबतें पैदा होती हैं, गुस्से बर्दाश्त कर करके, नापसंदीदा हरकत बर्दाश्त करके, उसके नतीजे में स्टेफिसेग्रिया हर किस्म की बीमारियों में जो इस मिजाज के मरीज़ की हों उनमें मुफीद होता है, ख़ासतौर पर असाब और आँखों वगैरह की तकलीफ़ों में। लेकिन और असाब की तकलीफ़ों में, उज़लात की, मस्कुलर तकलीफ़ों में स्टेफिसेग्रिया बहुत मुफीद है। लेकिन सीपिया के मैं बयान कर चुका हूँ। सेनेगा भी अब एक दवा है जो खुसूसियत से आँख के मसल्स के पैरालिसिस में काम आती है। इसमें ऑर्बिट जो है उसमें दर्द होती है आमतौर पर। विट्रियस ह्यूमर की ओपेसिटी को ये ठीक कर सकता है अल्लाह के फजल से। ओपेसिटी विट्रियस ह्यूमर डॉक्टर साहब तशरीह करें इसकी सबके सामने, कुछ है यहाँ ब्लैक बोर्ड, शुक्र करें वैसे बताता हूँ, जुबान भी बता दें। जो आँख का डेला है वो अंदर से तो खोखला है ना हुजूर, तो उसके अंदर जो पानी जेली है, जेली जेली लाइक जो भी है है। जी बिल्कुल, वो उसको कहते हैं विट्रियस ह्यूमर जी हुजूर, जो भी रस भरा हुआ है अंदर जी हुजूर, आँख में, उसको विट्रियस ह्यूमर जी कहते हैं। हुजूर। तो उसमें अगर कोई ओपेसिटी हो जाए तो बाहर नजर पे भी ठीक है। और इसका मतलब है कि जिनकी आँख का पानी ढल जाए उनके लिए मुफीद होगी ये। नहीं हुजूर, वो मुहावरतन। अच्छा जिंकम टेरेंटुला, इसकी क्या अलामत है? याद है किसी को? टेरेंटुला मैंने आपको एक चीज ये बताई थी कि इसको फोटोफोबिया बहुत सख्त होता है। टेरेंटुला में आंख की तकलीफों में रोशनी तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, और मकड़े अक्सर चूंकि अंधेरों में रहते हैं इसलिए ख़ास तौर पर उनके लिए रोशनी के ख़िलाफ़ एक मुनाफरत पाई जाती है। वही चीज़ उनके जहर के अंदर दाखिल हो जाती है और उसके कांटे से यही इलामतें मरीज़ों में आ जाती हैं। और दूसरा दाईं तरफ का मैं आपको बता चुका हूँ बारहा कि इसकी ये पहचान है, इसके ट्यूमर्स भी दाईं तरफ होते हैं, इसकी अक्सर तकलीफ़ें, फार्जी इलामात वगैरह भी, बेचैनियाँ ज़्यादातर दाएं हिस्से से खा अंदरूनी हो या बैरूनी हो उससे ताल्लुक़ रखते हैं। और मगर साथ आपको मैंने यही बताया था कि ज़रूरी नहीं कि दाईं तरफ ही हों, बाईं तरफ भी हो जाते हैं, मगर अक्सर दाईं तरफ को ये प्रेफर करती है। अगर इसके टेरेंटुला का मरीज हो और सर दर्द पढ़ाई वगैरह या आँख के ज़्यादा इस्तेमाल से हो तो इसका सर दर्द किस तरह पहचाना जाएगा? बाकी सब का मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है। हाँ बताएं किस तरह पहचाना जाएगा? हाँ तुम बताओ। हाँ नहीं, यूं उंगली उठ गई गलती से। अच्छा, इसमें फोटोफोबिया ज्यादा होगा। वो तो मैंने बता दी थी पहले ही, वो दोबारा मुझे बता दिया है। जकड़न का क्या सर पे पट्टी का एहसास तो नहीं? इसकी अलामत
ये है कि गुद्दी और कनपटियां, ये 3 स्पॉट्स हैं जिनमें दर्द बहुत भड़क उठता है। एक तो है ना सारा सर जकड़ा जाए और पीछे तक आ जाए, उसमें गुद्दियां भी शामिल हैं, गुद्दी भी और कनपटियां भी। ट्रेंचुला के सर दर्द की ये खास अलामत है कि 3 स्पॉट्स नुमाया होकर उभरते हैं इंसान के दिमाग अंदर। अगर मेरी गुद्दी फटी जा रही है, मेरी कनपटियां फट रही हैं, तो ये 3 स्पॉट्स पे अगर सर दर्द नुमाया हो जाए और बर्निंग का एहसास भी हो, तो ये ट्रेंचुला की अलामत है। और आँखों के इस्तेमाल से बसा औकात लोगों को ये तकलीफ हो जाती है। बसा औकात नहीं, यानी जिन लोगों को ये तकलीफ होती है उनके लिए ट्रेंचुला मुफीद है। तबीयत ठीक नहीं, क्या? बाहर जाना चाहती हैं शायद। अच्छा, नहीं। तबीयत ठीक नहीं। आपको टेलीपैथिक मैसेज का निज़ाम बिल्कुल गलत है। नहीं जाना चाहती, कह रही सवाल ही नहीं कहा उन्होंने तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए गालबन मैंने इससे अंदाज़ा लगाया शायद। कहने लगी ना उंगली आपने कहा उठाई, वैसे उठाई तो कहने लगी तबीयत ठीक नहीं। क्यों? मैं कहा शायद कहा जल्द था? जाती हैं। कोई नहीं कहा करने की तो जरूरत ही नहीं, बात करने की है, बात ही नहीं हुई। बात ही नहीं हुई और करने की जरूरत भी नहीं। हाँ, बिल्कुल बात ठीक खत्म है। हो गई। हाँ, ये तो कहा था कि तबीयत ठीक नहीं। मैंने तो मुझे कहा था कि खांसी हो रही है। बात तो उनसे की कर रही थी। हाँ, मुझे कह रही थी इशारा करके। मतलब मेरी आपको तबीयत थोड़ी नहीं सी- ठीक, नाक ना शूशा हो रहा है। अच्छा, तो मैंने उससे अंदाज़ा लगाया शायद इजाज़त चाहती हैं। माशाल्लाह। चलो। हुजूर जी 3 लामतें नहीं पता चली। क्या? दोनों ये दो सर दर्द कनपटियां की जो पीछे 3 लामतें कौन, एक 3 गुद्दी, स्पॉट्स हैं, इलामतें नहीं, इलामत एक है। दो ये 2 कनपटियां और एक गुद्दी हैं। उससे 3 पता नहीं कनपट्टी 2 होती हैं, कनपटियां एक ही समझ रही हो 3 जगह से क्या? आप समझ रहे हैं। शुक्र है। जिंक टेरेंटुला के बाद जिंकम मेट है। जिंकम मेट को एक बहुत ही मुफीद टॉनिक है आंखों का, और ऑफ्थेल्मिया में भी जिंक बहुत मुफीद है। पुराने ज़माने में जो क्लासिकल डॉक्टर्स थे वो जिंक का लोशन ज़रूर आंखों में डाला करते थे, और उसका फ़ायदा ये था कि इसमें तेज़ी नहीं होती जिंक के लोशन में, और आँख को तकलीफ नहीं देता। बच्चे शौक से डलवा लेते हैं, लेकिन जो कॉस्टिक लोशन था वो एक और चीज़ थी, वो बड़ी ख़तरनाक चीज़ थी। वो तो कतरा पड़ते ही बच्चे तड़प उठते थे, और पहले उनके हाथ पकड़े जाते थे अच्छी तरह, टांगें दबाई जाती थी, फिर वो ज़बरदस्ती खोल के डॉक्टर वो अंदर यूँ डाल देते थे। तो बहुत ज़ालिमाना इलाज के तरीके हैं आप लोगों के, हैं? मगर बहरहाल जिंक की शीशी पहचान ली जाती थी, क्योंकि जिंक को अमूमन नीले रंग की बोतल में रखते हैं, क्योंकि जिंक के मुतालिक, जिंक के कंपाउंड्स के मुतालिक ख्याल है कि ये धूप से सेंसिटिव हैं और जल्दी डिसइंटीग्रेट कर जाते हैं। तो इसलिए जिंक की शीशी अमूमन नीली हुआ करती थी, मुझे याद है, और फोटोफोबिया इसमें बड़ा है, इसलिए उसका उससे ताल्लुक है या नहीं, लेकिन जिंक में फोटोफोबिया बहरहाल बहुत होता है। और दूसरे जिंक मेटेलिकम ट्रीजियम की चोटी की दवा है, नाखूना जिसको कहते हैं ना, यहाँ आँख के एक तरफ एक जड़ लग जाती है, एक छिछड़ा जैसा बनता है तिकोन, वो फैलता चला जाता है आगे की तरफ, फिर वो आँख की पुतली को भी कवर कर लेता है। तो उसका अमूमन ऑपरेशन करते हैं डॉक्टर, और कामयाब हो जाता है, बिल्कुल कोई ऐसा मसला नहीं। मगर होम्योपैथिक में जिंक मेट बहुत मुफीद है। रब्बा में तो मुझे याद ही नहीं कि कोई केस ज़ाया गया हो एक भी। जितने आते थे जिंक मेट दिया करता था उनको, और खुदा के फल से 200 में अल्लाह ताला ठीक ठाक हो जाते थे। जिंक मेट कैटरेक्ट के लिए भी अच्छी है, लेकिन जिंकम सेल्फ कैटरेक्ट में जिंकम मेट से बेहतर है। जिंकम मेटेलिकम के मुकाबले पर जिंकम सेल्फ कैटरेक्ट में, याद रखें, बेहतर दवा है। फोटोफोबिया, आँख का पानी, आँख बहना, वो अमूमन जो आँखें दुखने आती हैं उन सब में जिंक बहुत मुफीद दवा है, और इसका असाब से भी ताल्लुक है। और मगर असाब के तो मैं बता चुका हूँ ना आपको, जिंक में ये नहीं बताया पहले
असाबी कमजोरी जिंक में, जैसे फास्फोरस वगैरह में पाई जाती है ना, जिंक में भी पाई जाती है। लेकिन जो इसके आईलिड्स पर असर है, जब इन्फ्लेमेशन हो तो आईलिड्स इसमें भी बहुत मोटे हो जाते हैं और बड़ा भयानक मंजर बन जाता है। तो फोटोफोबिया वो ज़्यादा हो और आँखों का दुखना लिड्स पर बहुत असरअंदाज हो, उसमें आप जिंक इस्तेमाल करें और जिंक का मेट खुदा के फल से बहुत मुफीद होता है। और जो आईलिड्स हैं वो ऊपर से भी सूजते हैं और अंदर से भी। बाज़ दफ़ा आईलिड्स हैं वो अंदर की तरफ से सूजे हुए होते हैं, जब आप देखें तो उनमें इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी। बाज़ दफ़ा ऊपर की तरफ एक्जिमा की किस्म की चीज़ ज़ाहिर होती है। जिंक में दोनों तरफ असरअंदाज होता है। ये मरज़ ऊपर से भी सुझा देता है, अंदर से भी। और ये भी जिक्र आ गया, फोटोफोबिया में बता चुका हूँ। लिखा है कि वायलेंट फोटोफोबिया, और यूँ लगता है जैसे आंख अंधी हो जाएगी रोशनी को देखते ही। और जिंक मेट में भेंगापन भी पाया जाता है, ख़ास तौर पर अगर बुखारों के बाद भेंगापन हो, तो उसमें जिंक मेट मुफीद है। याद रख लें इसको। किसी शख्स को, बच्चे को भेंगापन ना हो लेकिन बुखार के बाद हो जाए, उसमें जिंक मेट देना चाहिए। यूफ्रीजिया, इसकी अलामतें आपको याद है सारी? आंखों से नज़ला हो नाक का और आंखों से पानी बहुत बहे और सुर्खी पैदा करे, ये इसकी रोज़मर्रा की मारूफ इलामत है जो हर होम्योपैथ को याद होनी चाहिए, होती भी है। लेकिन मज़ीद इसको देखते हैं पढ़ के, इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं। जी, पैदाइश के बाद जैसे लगता है भैंगापन है उनकी आंखों में, तो उसके लिए जिंक मेट दे सकते हैं। पैदाइश के साथ ही भैंगापन दिखाई देता है। बाद में ठीक हो जाता है। उनको पहले तो आर्निका देना चाहिए, क्योंकि जो पैदाइश की का ट्रोमा होता है ना, उसका बच्चे के ऊपर जो जिससे मार कूट हो, उससे बदन के ऊपर असर पड़ते हैं। उसके लिए आइडियल है पहले आर्निका दिया जाए, फिर उसके बाद जिंक वगैरह देखें आप इस्तेमाल करके। कटार हो जाती है आंख की और डिस्चार्ज बहुत वाटरी है और वो जलाता है, जहाँ से भी गुजरता है आंसू उस हिस्से में भी खराश पैदा कर देता है। पानी बहुत होता है, भीगी हुई आंख है, मगर एहसास वही खुश्क रेत का जो नेट्रमफॉस में पाया जाता है, वो यूफ्रीजिया में भी मिलता है। यानी मरीज जो सब्जेक्टिव अपनी अंदरूनी इलामत बताएगा, वो ये कहेगा कि मेरी आंखों में खुश्की है और रेत सी आई हुई है, और उसको जितना मलेगा उतना ज़्यादा वो सुर्खी भड़केगी। लेकिन देखने वाला मालूम करता है कि बहुत पानी बह रहा है, हर वक्त इसकी आंख भीगी हुई होती है और जलाने वाला मादा निकलता है। तो इसलिए जब यूफ्रेजिया में अगर खुश्की का एहसास कोई बताए, यानी आंख के मरज़ में, और आंख भीगी हुई हो, तो यूफ्रेजिया की तरफ पहला जहन जाना चाहिए। आयराइटिस क्या होता है डॉक्टर साहब?
रंग जहाँ है वो मसल्स जो कंट्रोल करते हैं, आयरिस उसकी इन्फ्लेमेशन आयराइटिस। पता लग गया आपको? तो पता लग गया और सबको पता चल गया क्या होता है आयराइटिस? इन्फ्लेमेशन हाँ? जो पट्टे हैं आइरिस के गिर्द उनकी इन्फ्लेमेशन आयरिस क्या होती है? आँख के अंदर जो रंगों को कंट्रोल कर वो हिस्सा आंख का जो हमें रंगदार दिखाई देता है, उसको अगर आप गौर से देखें तो जो पुतली है उसके इर्द गिर्द एक जाला सा होता है। वो जाला है मस्कुलर, छोटे छोटे फाइबर्स के ऊपर बना हुआ। उसमें अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसको आयराइटिस कहते हैं। क्यों डॉक्टर, ठीक है ना ये बात? हाँ। और ये बाज़ दफ़ा रोमेटिक भी होता है। इसमें रूमेटिज्म की वजह से बाज़ वो मादे जो रूमेटिज्म पैदा करते हैं, बाई की दर्दें पैदा करते हैं, वो जब आँख में बैठें तो बहुत सख्त तकलीफ पैदा करते हैं आँख में, और उसकी इलामतें यूफ्रेजिया से ज़्यादा मिलती हैं। कॉर्निया की अल्सरेशन भी इसमें शामिल है, ओपेसिटी कॉर्निया की। एक लफ्ज़ नहीं समझ आई, एम्ब्लियोपिया, इन्फ्लेमेशन ऑफ कंजक्टिवाइटिस एंड लिड्स। एम्ब्लियोपिया ये क्या होता है? एम्ब्लायोपिया, एम्ब्लायोपिया, अच्छा। ये जब फोकस करने में हाइपरमेट्रोपिया की तरह गालबन है कि जो उस पर ज़्यादा ये आगे बनता है फोकस रेटिना से। एम का बाईं तरफ से तो नहीं छोटा था नहीं, कोई? एम्बिडेक्सिस किसको कहते हैं? नहीं सर, इसका नहीं, डेक्सिस तो राइट को होगा। हाँ? डेक्सिस तो राइट होगा। अच्छा, डेक्सिस तो राइट है। एम्बिया भी लफ्ज़ उसके अपोजिट इस्तेमाल होता है लेफ्ट के लिए शायद। मेरे जहन में नहीं है सर। हाँ? मेरे जहन में नहीं। मगर एम्ब्लियोपिया एम्ब्लायोपिया जी। ये एहतियात से देख भी लेते हैं डिक्शनरी में। हैं? निकाल लिया आपने? धुंध, डिमनेस ऑफ विजन, एम्ब्लायोपिया, वो वजह ये गालबन फोकस ना होने की वजह से ना सर। यहाँ सिर्फ इतना जो लिखा भी हो सकता है अंदर मादा बैठ रहा हो, जी सर, उसकी वजह से भी धुंध आ जाती है। डिमनेस ऑफ विजन यहाँ लिखा हुआ है अच्छा, सर। ठीक है। ओपेसिटी ऑफ द कॉर्निया भी तो लिखा हुआ है ना? जी। ओपेसिटी ऑफ कॉर्निया आफ्टर इंजरीज यूफ्रेजिया की इलामतों में दाखिल है। अगर चोट लग जाए आंख को और फिर कॉर्निया के अंदर ओपेसिटी आ जाए तो उसमें यूफ्रेजिया जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। मगर मेरा ख्याल आर्नी का पहले दें, फिर उसके बाद यूफ्रेजिया देनी चाहिए। अच्छा जी, जर्सीमियम की मुदरी मैं आपको अक्सर बताता रहता हूँ। असाबी कमज़ोरी जो आँख को किसी पहलू से भी मारूफ कर दे, और सर दर्द के साथ भी इसका ताल्लुक होता है, वो अमूमी अलामत है। अगर प्यास कम हो निस्बतन और मुँह खुश्क हो और जिस्म ठंडा होने का मैलान हो तो फिर आँखों की तकलीफ़ों में जर्सीमियम को सोचना चाहिए, वरना तो कन्फ्यूजन ही है, कोई वजह इम्तियाज़ और मिलनी मुश्किल है। और इसमें क्योंकि फार्जी इलामतें भी होती हैं, इसलिए ऐसे मरीज़ की जब आँख डूब कर जाए, ढलक जाए जो आईलिड है आँख के छप्पर, तो उसमें भी ये मुफीद है। आरम मेट वो फोटोफोबिया के लिहाज से मशहूर है, लेकिन मेरे ख्याल में आरम मेट पढ़ानी है ना आपको? मैंने अभी पढ़ानी है ना? वो पढ़ाएंगे तो फिर ज़्यादा बता देंगे। बोरेक्स में क्या इलामत है? जी, गर्म पानी बहुत बहता है आँख से बोरेक्स में, और इसके गर्म पानी में
वो यूफ्रेजिया की तरह खराश नहीं होती, बल्कि वैसे बहता है और बाज़ दफ़ा नज़लाती इलामती मिलती है इसमें। मगर पानी बकसरत बहे आँख से और गर्मी का बहुत एहसास हो उस पानी में, जैसे जला रहा है लेकिन काटता नहीं है। वो आँख की तकलीफ बोरेक्स को चाहती है। बाकी आँख के छप्पर की तकलीफें इसकी वैसी हैं जो पहले मैं बयान कर चुका हूँ। दूसरी दवाओं में मोटा हो जाना और बाज़ उलट भी जाता है। आरामदेव कोई खास ऐसी चीज़ नहीं। आराममेट और आरामदेव इसमें तो मुझे कोई खास इनामत नज़र नहीं आई, लेकिन जब मैं आपको पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह, कल से वो शुरू करेंगे ना अपनी दोबारा, उस वक्त मैं आपको बता दूँगा बाकी बातें।